आज हम यहाँ पर बड़े अहम मुद्दे के साथ इकट्ठा हुए हैं और ख़ास तौर पर जो हमारी देश की जो नई शिक्षा नीति है उसको लेकर हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि नई शिक्षा नीति क्या है। देश की शिक्षा नीति को जो हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसको अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही देश में एक कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। ख़ास तौर पर नई शिक्षा नीति के आने के साथ साथ इसके मंत्रालय में भी अब बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से ही जाना जाएगा। मैं यहाँ पर ये बताना बहुत ही आवश्यक समझता हूँ, ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी शिक्षा नीति में जो ये बदलाव आया है लगभग 34 सालों के बाद यह बदलाव देखने को मिला है। हालांकि 1992 में इसमें अमेंडमेंट संशोधन किए गए थे लेकिन वो नाकाफ़ी थे। इसके चलते जो ये 21वीं सदी में हम एक नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर यहाँ पर जो आए हैं उसको लेकर शिक्षा में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, कैसे बदलाव देखने को मिलेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स ये सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस बहस को आगे बढ़ाएं, मैं सबसे पहले यहाँ पर अपने आगंतुकों का आपसे परिचय करवाना चाहता हूँ। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर JB भट्ट, जो समाजशास्त्री भी हैं और बहुत ही बढ़िया जिन्हें समाज के बारे में, एजुकेशन के बारे में ज्ञान है। और इसके साथ ही यहाँ पर आयशा की शिवानी पांडे है जो तमाम जन आंदोलनों से जुड़ी हुई रही है और तमाम जन आंदोलनों से सीधे मैं ये कहूँगा कि शिक्षा से जुड़ी रही है और शिक्षा के आंदोलनों को लेकर हमेशा आगे की लाइन में खड़ी रही है। हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर जोशी, डॉक्टर सुधीर जोशी। डॉक्टर सुधीर जोशी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय महामंत्री भी रहे हैं और आज के दिन पर एक प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति क्या है और किस तरह से यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। डॉक्टर जोशी से मैं निवेदन करूँगा कि डॉक्टर जोशी बताएं। नई शिक्षा नीति, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि 34 वर्षों के बाद एक परिवर्तन आया है और पहले की 2 शिक्षा नीतियाँ थी 1968 और साल 1986 की, जो कि नई शिक्षा प्रणाली उस समय लागू हुई थी, नीति लागू हुई थी। और उसके बाद हम लोग आज 21वीं शताब्दी में अगर 34 वर्षों के बाद एक नया वातावरण शिक्षा में देखने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। और जिस तरीके से चाहे वो स्कूली शिक्षा हो या हम कहें उच्च शिक्षा में परिवर्तन की बात हो, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी किस तरीके से 29 तारीख को न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो कैबिनेट, जो भारत सरकार की जो कैबिनेट है उसने उसको मंजूरी दी है। हालांकि ये अभी पार्लियामेंट में जाएगा और उसके बाद ये जब राष्ट्रपति साहब की मोहर लगेगी उसके बाद ये कानून बन जाएगा। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जो स्कूली शिक्षा है और जो उच्च शिक्षा है, इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा एक बदलाव देखने को मिला है। आप अगर देखेंगे कि पहले 10+2 के चीज़ें हम लोग पढ़ा करते थे, समझा करते थे स्कूली शिक्षा को, लेकिन आज वो तब्दील हो गया है और अब जाकर के वो 5+3+3+4 में जाकर के वो तब्दील हुआ है। बहुत सारा उसमें चेंज हुआ है। जैसे फाउंडेशन कोर्स की बात उसमें कही गई है, जो कि हम कहें कि 3 साल से लेकर के और 8 साल तक की बात की गई है। क्लास उसमें अगर शुरुआती दौर में देखने की कोशिश करें तो वो एक तरीके से फाउंडेशन कोर्स है। फिर उसके बाद हम लोग कहें कि उसमें एक तरीके से प्रिपरेटरी कोर्स है, फिर उसके बाद मिडिल स्टेज है और लास्ट में जब हम लोग कहें कि क्लास 9 से क्लास 12 तक वो एक तरीके से कैसा कोर्स है, वो सेमेस्टर बेस्ड कोर्स है और सेकेंडरी कोर्स है। तो मतलब जो 10+2 था वो बदल गया है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग कहें कि आज अभी जैसे बात शुरू हुई कि आज MHRD मिनिस्ट्री बदल करके आज शिक्षा मंत्रालय में बदल चुका है। लेकिन ये एक पुरानी चीज़ थी जिसको हम कहें कि 1985 में न जाने राजीव गांधी साहब ने क्या सोच करके इसको कन्वर्ट कर दिया और इसको फिर से MHRD बना दिया और मानव संसाधन बना दिया। और उच्च शिक्षा में दृष्टिकोण अगर हम लोग ठीक से देखने की कोशिश करें तो चाहे वो उच्च शिक्षा में हम लोगों ने देखा कि अब किस तरीके से अभी इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ की बात लगातार बहुत सारी जगह पूरी जगह कही गई है
तो हम लोग जो बार बार कहते थे कि ऑनर्स की कोर्सेज होने चाहिए, प्रत्येक महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में ऑनर्स की पढ़ाई होनी चाहिए। तो अब ये मांग प्रत्येक जो छात्र संघ के लोग थे या प्रत्येक जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय में छात्र जो पढ़ाई करते थे वो नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये मांग ऑलरेडी इसमें रखी गई है और इंटीग्रेटेड कोर्सेज वो सारे ऑनर्स कोर्सेज माने जाएंगे। और हम लोग अगर इंटीग्रेटेड कोर्सेज पढ़ाई करते रहेंगे तो उसमें अलग अलग लेवल पर, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो और फोर्थ ईयर हो, अलग अलग लेवल पर क्या होता था कि जो इनरोलमेंट रेशियोज था वो हमेशा घटता रहता था। लेकिन अभी क्या होगा, प्रत्येक छात्र को कुछ ना कुछ मिलेगा। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होगा, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट होगा, उस पर हम आने वाली चर्चा में जो चलती रहेगी। सुधीर जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, आगे चर्चा जारी रहेगी। मैं शिवानी से ये जानना चाहूँगा कि आप लगातार जन आंदोलनों से जुड़ी हुई रही हैं और लगातार आप शिक्षा में बदलाव की बात करते रहे हैं आप लोग, और लगातार आपने शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की भी बात भी लगातार आयशा द्वारा किया गया है। आप किस ढंग से इस नीति को देख रही हैं? जब हम किसी नीति की बात करते हैं तो वो समायोजन की भी हम लोग बात करते हैं कि वो जो भी नीति बने वो सबको समाहित उस पॉलिसी में करें। लेकिन जब हम इस जो नई शिक्षा नीति जो आई है अभी आज के दिन पर, वो शिक्षा नीति हमें लगता है, आयशा को भी लगता है कि ये जो शिक्षा नीति है वो लोगों को सबको समायोजित करके नहीं चलने वाली है। इसके हमारे पास बहुत सारे तर्क हैं। पहला तर्क जो है कि भाई कहा जा रहा है कि मातृभाषा में जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में पढ़ाई जाएगी। ये कोई आज का इशू नहीं है, ये इससे पहले भी जो आरटीई जो कानून आया 2009 में, उसमें भी ये बातचीत कही गई कि मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा और 3 लैंग्वेज का जो फॉर्मूला है वो सब चीज़ें हमने कही। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई आप एक तरफ जो हमने नए जो शिक्षा मंत्री हैं देश के रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि हम इस नई शिक्षा नीति के थ्रू हम अंतर्राष्ट्रीय जो भारत का जो है वो अंतर्राष्ट्रीयकरण करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि भाई आप जो मातृभाषा है उसके थ्रू आप अंतर्राष्ट्रीयकरण कैसे करेंगे। और जब हम कह रहे हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीयकरण की जब बात करें, ठीक है आप मातृभाषा में हमें कोई दिक्कत नहीं है, मातृभाषा में बातचीत होनी चाहिए, लेकिन क्या वो मातृभाषा प्राइवेट स्कूलों तक पहुंचेगी? क्या कॉन्वेंट स्कूल के जो इंग्लिश स्कूल हैं क्या वो उस मातृभाषा को एक्सेप्ट करेंगे? अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो ये एक बड़ी खाई को जनरेट करेगा। जो लोग पहले से ही अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करते हैं, जो सब चीज़ कर रहे हैं, गरीब लोग, आदिवासी लोग और गाँव के लोग, वो तो पहले से भी मातृभाषा का उसी तरीके से प्रसार कर रहे हैं। तो बात यह है कि वो प्राइवेट स्कूलों तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। अगर वो प्राइवेट स्कूलों में बदलाव नहीं करेगा मातृभाषा के थ्रू, तो फिर मुझे लगता है कि वो समायोजन की जिस बात मैं कर रही हूँ, जिस पॉलिसी की बात करें समायोजित पॉलिसी की, वो नहीं हो पाएगा। जो दूसरा जो हमारा इस बात को लेकर के तथ्य है कि भाई हम उस पॉलिसी में कहा गया है कि आपको 6% जीडीपी का वो खर्च करेंगे। 6% जीडीपी की जो बात हुई है शिक्षा पर खर्च करने की, वो 1966 में शिक्षाविद हैं कोठारी साहब, उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा था कि 6% जीडीपी जब तक आप खर्च नहीं करेंगे एजुकेशन पे, हम बेहतर की बात नहीं कर सकते। आज 2020 आ गया है, 1966 के बाद 2020 में हमारी जनसंख्या पता नहीं कितने गुना बढ़ गई है और हम तब भी 6% जीडीपी की बात कर रहे हैं। तो ये अभी जब हमें बात करनी चाहिए थी 10%, 20% की बात करनी चाहिए थी, हम 6% पर ही अटके हैं। और बिल्कुल शिवानी, मैं आपकी बात को मानता हूं कि शिक्षा पर बजट होना चाहिए और संसाधन बढ़ने चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि मातृभाषा को लेकर जो मुद्दा आपने उठाया है, जो हमारी जो ये कमेटी जिसने अभी नई शिक्षा नीति का गठन किया है, इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंजन जी ने, उन्होंने तो जो हमारी जो नई जो नीति जो बनी है, इसमें तो यहाँ तक छूट दी गई है कि क्षेत्रीय भाषाओं को भी का उपयोग भी पढ़ाई के लिए किया जा सकता है। मातृभाषा हमारी हिंदी तो है ही, क्षेत्रीय भाषा का भी उपयोग किया जाए, उपयोग इसमें होगा। देखते हैं आगे पॉलिसी कैसे चलती है। अब हम अपने जो हमारे समाजशास्त्री हैं, शिक्षाविद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जेबी भट्ट जी, इनसे जानना चाहेंगे कि संस्कृति को जो एजुकेशन के साथ जो जोड़ा गया है, जो मातृभाषा को जो जोड़ा गया है और जो क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़कर शिक्षा को समग्र बनाने का जो प्रयास किया गया है, आप कैसे मानते हैं और किस तरह से इसको देखते हैं? धन्यवाद मैडम जी। जैसे सबसे पहले एक शिक्षक होने के नाते मैं जो अभी नई शिक्षा नीति आई है उसका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं,
कि एक लंबे समय के बाद, और शिक्षा नीति आई भी किस तरीके से कि पूरे देश के लोगों को इन्वॉल्व किया गया है। पत्रकार रहे हों, डॉक्टर रहे हों, शिक्षक रहे हों, आम नागरिक रहे हों, छात्र रहे हों, सबसे राय लेकर के, सबसे विचार विमर्श करने के बाद यह नीति राज्य ने हमको सौंपी है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। दूसरा जो आपने प्रश्न किया है कि क्या, जैसे संस्कृति की जो बात की जा रही है, किसी भी राष्ट्र की जो आत्मा होती है वो संस्कृति होती है, क्योंकि संस्कृति से ही वो एक दूसरी संस्कृति से हम उसको अलग रूप में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो संस्कृति को बढ़ावा देना, वो एक किसी भी राष्ट्र को एकजुट करना, एक शक्ति और संघ किसी राष्ट्र की क्या होती है, पहचान होती है। दूसरा जो आपने प्रश्न उठाया है कि क्या क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा जो है उसका प्रयोग करने से क्या छात्र राष्ट्र और वैश्विक हित होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसको हम अलग अलग नज़रिए से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्या गुजरात के प्राइवेट स्कूल गुजराती नहीं पढ़ाते? क्या दक्षिण भारत के राज्यों के प्राइवेट स्कूलों में दक्षिण भाषा नहीं पढ़ाई जाती? क्या पंजाब के स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में गुरुमुखी नहीं पढ़ाई जाती है? पढ़ाई जाती है। अगर हम अपने परिप्रेक्ष्य में इसको देख रहे हैं, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, तो हमारे पास भाषा नहीं है, हमारे पास बोली है। हम सबको पता है कि 4 कोस में बदले पानी और 5 कोस में बानी। तो हमारे यहाँ एक अंतर है कि चमोली में बोले जाने वाली जो बोली, गढ़वाली बोली है, वो थोड़ा अलग है, टिहरी में थोड़ा अलग है, पौड़ी में थोड़ा अलग है। और जैसे ही ये भाषा का रूप लेगी, भाषा का अपना साहित्य होगा, भाषा का अपना व्याकरण होगा, भाषा को पढ़ने, पढ़ाने और बोलने का एक तरीका होगा, और उस भाषा का जब हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप में वो आगे जा कर के उसके अच्छे परिणाम आएंगे। आप किसी भी देश को देखिए, स्वीडिश, चाइना, जापान, उनकी सारी की सारी पढ़ाई क्या हो रही है, अपनी भाषा में हो रही है। अंग्रेजी भाषा को भी वो सीख रहे हैं। तो अंग्रेजी भाषा को हम एक लैंग्वेज के रूप में क्या करें, सीखें, गलत नहीं है। और भी अनेक भाषाओं को सीखा जा सकता है, लेकिन जो अपनी मूल जो भाषाएं हैं, चाहे वो संस्कृत भाषा है, चाहे अन्य अनेक क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन क्षेत्रीय भाषाओं को भी हमें क्या करना है, परिपक्व करना है। और मुझे ये लगता है कि इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से इन सब चीज़ों पर क्या किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर जोशी से जानना चाहूँगा कि जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति के तहत जो रोजगार परक जो पाठ्यक्रम है, वो किस तरह से आप इसको देख रहे हैं कि किस तरह से ये समृद्ध पाठ्यक्रमों में किया जा रहा है, क्या लाभ युवाओं को होने वाला है इससे? इससे सबसे पहले बताएं कि जैसे बुनियादी शिक्षा की हम लोग बात करते हैं, किसी भी मकान को अगर चाहे वो 3 मंजिला इमारत बने या 4 मंजिले या उससे ज़्यादा भी बनाए, अगर उसकी बुनियाद अगर मजबूत होगी तो मुझे लगता है कि वो मकान या वो इमारत वो बहुत ही मजबूत स्थिति में होगी। तो कोई भी शिक्षा प्रणाली अगर उसकी बुनियादी शिक्षा अगर मजबूत होगी, अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी, और किस तरीके से अभी इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि कक्षा 3 तक तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ उसमें क्या है, प्रैक्टिकलिटीज़ का इस्तेमाल किया गया है कि हम सब लोग जो न्यूमेरिकल जो वैल्यूज़ है, या हम लोग कहें कि जो मैथमेटिक्स भी अगर हम लोगों ने पढ़नी होगी, कुछ भी पढ़ना होगा, तो उसको प्रैक्टिकल बेसिस पर हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 6 के बाद एक वोकेशनल कोर्सेज़ की बात की गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात कही गई है, और बैगलेस होने की बात भी क्लास 6 के बाद की गई है। और मैं कहूँ कि एक तरीके से हम भी बार बार इस बात को कहते थे कि स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, बच्चों के पास एक बहुत बड़ा एक बोझ है उस बैग को ले जाने का। तो अभी एक तरीके से ट्रेंड नया नज़र आया है, जो कि हम लोग कहें कि रोजगार परक बनाने की बात की गई है। और यकीनी तौर पर जब हमारी बुनियाद मजबूत होगी तो हम पढ़ाई करते थे, हम लोगों को ये मालूम नहीं चल रहा था कि हम क्लास 10th के बाद क्या सब्जेक्ट लेंगे, कॉमर्स में जाएंगे, साइंस में जाएंगे या आर्ट्स लेंगे, कौन सा सब्जेक्ट हमने लेना है। हम बड़े कंफ्यूज्ड थे, और ये मानना पड़ेगा, मतलब हम लोगों के पास एक प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर जानकारियाँ नहीं होती थी। उसके बाद अभी देखिए क्लास 6 वाले स्टूडेंट्स के साथ क्या किया गया है कि चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का काम करना चाहता है, वो ऑटोमोबाइल में काम करना चाहता है, वो कंप्यूटर सेक्टर में काम करना चाहता है, उसको कोडिंग सिखाई जाएगी, उसको अगर सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है तो वो प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है। इंटर्नशिप की बात क्लास 6 में कही गई है
जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ कही गई है। हम लोगों को ITI और पॉलिटेक्निक में या बीटेक में, IIT में, NIT में मालूम चलता है कि मैकेनिकल क्या हुआ, सिविल क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या हुआ, लेकिन ये तमाम सारी रोजगार परक चीज़ें हम लोगों को क्लास 6 में मिल जाएंगी। अगर मुझे प्लम्बर बनना है, अगर मुझे कारपेंटर बनना है, देखिए ये छोटे से काम अगर आपको लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत बड़े काम है। किसी भी इमारत को बनाने में कारपेंटर की भी उतनी भूमिका है, उसको घर को बनाने में एक आर्किटेक्चर की भी एक बड़ी भूमिका है। किसी को भी ऐसी तमाम सारी चीज़ें अगर चाहिए, वो उस समय इंटर्नशिप कर सकता है क्लास 6 में जा कर के। तो ये समझिए कि हम प्रैक्टिकली अपने आप को साउंड करें कि अपने भविष्य के प्रति हम लोग कितने कंसर्न है कि हम लोग क्या करना है। थोड़ी सी बात मैं इसमें एक और ऐड ऑन करना चाह रहा था कि अभी जैसे मातृभाषा की भी बात की जा रही थी, और मातृभाषा को कहा जा रहा था कि क्यों हम लोग 5वीं तक मातृभाषा, और या हम लोग कहें कि जो क्षेत्रीय भाषा है, लोकल भाषा है, उसमें हम लोग अगर पढ़ाई करेंगे तो उससे गलत होगा। लेकिन मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ, अभी यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई है और उसका एक डॉक्यूमेंट जारी हुआ है यूनेस्को का, और उन्होंने कहा है कि अगर मातृभाषा में अगर आप अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये यूनेस्को की एक डॉक्यूमेंट की रिपोर्ट है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था इसमें कि जैसे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, अगर सिविल सर्विसेज के लिए हम लोग तैयारी करने के लिए जाएं तो असम का स्टूडेंट असमीज भाषा में IAS की परीक्षा देने के लिए तैयार है, उड़ीसा का स्टूडेंट उड़िया भाषा में देने के लिए तैयार है सिविल सर्विसेज की परीक्षा। तो क्या उत्तराखंड का विद्यार्थी की गढ़वाली और कुमाऊनी जो बोली है उसको अगर भाषा बना दिया जाए वो अलग विषय है, लेकिन क्या हम लोग अपनी भाषा में क्या हम लोग सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम नहीं दे सकते? लेकिन पूरे देश भर के अंदर बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो कि 8th शेड्यूल्ड में ऐड है जो हमारी भाषाएं। हम ये कह सकते हैं कि उन तमाम सारी भाषाओं में तो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो इस समय अगर बुनियादी शिक्षा में अगर हम लोग कक्षा 5वीं तक अपनी मातृभाषा में अगर नहीं पढ़ेंगे, अपनी लोकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि ये तो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन हम लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। और एक छोटी सी बात के बाद मैं आगे फॉरवर्ड करना चाहूँगा कि अभी जैसे GDP के 6% की बात की गई है कि GDP का 6% खर्च होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। तो मैं कहना चाहूँगा, अभी बात हो रही थी कि 1968 में कोठारी कमीशन और कोठारी साहब ने भी इस बात को कहा था। देखिए जो चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, और हम कहें कि धारा 370 तो उस समय 1950 के दशक की बात थी और तब से लेकर के अभी तक चल रहा था। लेकिन अभी देखिए आप, धारा 370 खत्म हुई है, 3 तलाक का मुद्दा उठा 1980 के दशक में उठा, तो आज देखिए 3 तलाक समाप्त हो गया। नागरिकता संशोधन की बात थी, बहुत सालों से चल रही थी, वो खत्म हो गई। तो हम लोग अगर सकारात्मक सोच के साथ अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, 6% का GDP हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं, 10% की इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम लोग 4% पर पहुँचे। जब तक हम 6% पे नहीं पहुंचेंगे उसके बाद हम लोग 7, 8, 10% की बात करेंगे। तो अगर हम लोगों ने अगर लक्ष्य लिया है, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, मतलब सरकार ने अगर लक्ष्य लिया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लक्ष्य है कि 6% हम GDP का खर्च करेंगे, और वहाँ तक अगर हम लोग पहुँचने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है ये स्वागतार्थ है। और इतना अगर खर्च होता है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा विकास, चाहे वो बुनियादी शिक्षा हो, स्कूली शिक्षा हो और उच्च शिक्षा हो, इन दोनों में होगा। इतनी मेरी बात है। बिल्कुल जोशी जी, देख मातृभाषा को लेकर और जिसकी GDP को लेकर जो बहस हमारे सामने जो हुई है, इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं शिवानी से ये जानना चाहता हूँ कि लगातार एक बात और दूसरी उभर कर सामने आ रही है कि जो पिछड़े तबके के जो लोग हैं, जो दबे कुचले जो लोग हैं, उनको मूल जो इसके शिक्षा के जो मूल अधिकार के जो नियम हैं वो नहीं बदले गए हैं। नई शिक्षा नीति तो लाई गई है लेकिन जो मूल अधिकार जो हैं वो नहीं बदले गए हैं, और इन मूल अधिकारों को बदलने की बात भी लगातार बहसों में आ रही है। ये आप किस ढंग से इस सारी चीज़ों को देख रही हैं कि ये मूल अधिकार क्या हैं और किस ढंग से लिए जाने चाहिए? देखिए, एक बड़ा बदलाव आया है देश में, और उसका जो नई पॉलिसी है, उसका जो लक्ष्य है वो 2040 तक का लक्ष्य अभी तक सरकार ने अपने सामने रखा है कि वो 2040 तक की पॉलिसी जो है उसमें जो जो बातें कही गई हैं वो उन सारी चीज़ों को करेगी। तो अगर जो दलित, पिछड़े और अनुसूचित जनजाति, आदिवासी जो लोग हैं, अगर उनके अधिकारों में कोई बातचीत ऐसी है जो बदलना चाहिए तो उसे बदला जाना चाहिए, ऐसा उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन उसको सकारात्मक तरीके से उसको बदलाव किया जाना चाहिए। बार बार बातचीत हो रही है कि भाई GDP या मातृभाषा को लेकर के, हम तो कह रहे हैं कि भाई कॉमन स्कूल सिस्टम की बात क्यों, आप लक्ष्य जब तक आप छोटा रखेंगे तो वो छोटे तक ही आप पहुँचेंगे, लक्ष्य आप बड़ा रखेंगे, जब तक बड़ा नहीं रखेंगे तब तक वो बड़ा हम वहाँ तक जाएंगे ही नहीं। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई कॉमन स्कूल सिस्टम आप रखिए। आपने बहुत सारी, हमने इस पॉलिसी में हम इसको कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे फाइट करेंगे, पूरा देश जो
जो है वो विश्वगुरु बनने की बातचीत कर रहा है। तो जब हम अमेरिका की नकल बहुत सारी चीज़ों में कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रखा है हमने कि हम बहुत सारी चीज़ों में दूसरे देशों की भी अपने देश में बातचीत कर रहे हैं, अपनी पॉलिसी में वहाँ उनके देश में जो बढ़िया चीज़ें हैं उसको लेकर के आ रहे हैं। तो हम इस बात को क्यों नहीं रख रहे हैं कि भाई अमेरिका में आज के दिन पर पे 12वीं क्लास तक बिल्कुल फ्री एजुकेशन है और कॉमन स्कूल सिस्टम है। वहाँ कोई ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री की जो बेटी होगी बेटा होगा वो भी उसी स्कूल में पढ़ेगा जहाँ प्रधानमंत्री का कोई चपरासी के बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ हम उस तरह के स्कूल की बात क्यों नहीं कर रहे, हम स्कूलों के सरकारीकरण की तरफ क्यों नहीं जा रहे, ताकि कोई जो एक खाई है, एक असमानता है, वो ख़त्म हो सके पूरे समाज से। और जो बातचीत है कि भाई हायर एजुकेशन में वो कह रहे हैं कि भाई कि वो रिसर्च पे बात करेंगे, वो क्रिटिकल थिंकिंग पे बात करेंगे, वो बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ज़्यादा दूर मत जाइए, आप 1966 की बात मत कीजिए, आप 2015 में बात कीजिए। 2015 में स्मृति ईरानी मानव संसाधन मंत्री थी, उन्होंने फेलोशिप ख़त्म कर दी, बिल्कुल जीरो कर दी। तो वो 2015 में जब लोगों ने 75 दिन का आंदोलन किया उस दिसंबर की ठंड में, तब जा कर के वो फिर से वो जो फेलोशिप है वो फिर से चालू हुई। यहाँ गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट, आयशा के बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली गए उस प्रोटेस्ट के लिए। तो जब 2015 में वो यही सरकार थी, वो जब 2015 में फेलोशिप ख़त्म करने की बात कर रही थी और आज के दिन पर वो कह रही है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग करेगी, वो बहुत सारी चीज़ें करेगी। तो हम कह रहे हैं कि जो पॉलिसी है, पॉलिसी के पीछे का मोटो क्या है? क्या आप रिसर्च पर बातचीत करना चाह रहे हैं? बिना रिसर्च के कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, ये सरकार भी मान रही है, पूरे दुनिया मानती है इस चीज़ को। लेकिन आज के दिन पर हमारे जो रिसर्च है उस पर कितना खर्चा हो रहा? 0.69%। और अमेरिका में खर्चा होता है 2%, चीन में 2.5%, कनाडा में 4% खर्चा होता है। तो हम कहाँ हैं और हमारा गोल क्या है? जब तक हम गोल नहीं बढ़ाएंगे अपना आगे, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि हम उस गोल तक पहुंचेंगे, हम वहां तक पहुंचेंगे? जब तक गोल आगे नहीं बढ़ाएंगे हम लोग। हम चाहते क्या हैं कि हम 2040 तक हमने कह दिया कि हम ये सारी चीज़ें करेंगे, और हमारा गोल क्या है? 2% बढ़ाने, 1.5% बढ़ाने का, जबकि हमें केवल रिसर्च में 3 गुना बढ़ाने की ज़रूरत है। तो जब हम बेहतर एजुकेशन का जो मसला है वो हमने अभी तक इस पॉलिसी में भी हम उसको पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर पाए हैं। सरकार बदलेगी, वो फिर से चेंज हो जाएगी। तो जब तक हम यूनिवर्सिटीज़ को हम ऑटोनोमस नहीं करेंगे, ऑटोनोमस किस में कर रखा है? एक नेगेटिव सेंस में ऑटोनोमस को लेकर के आए हैं कि सरकार, अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अपना रिसोर्सेज खुद जनरेट करना पड़ेगा और खुद जनरेट करके वो अपनी यूनिवर्सिटी चलाएगी। खुद कैसे जनरेट करेंगे? हमारी यूनिवर्सिटी में कैसे जनरेट करेंगे? हम वो क्या करेंगे? बच्चों से फ़ीस बढ़ाएंगे और वो फ़ीस इतनी होगी कि बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। हमारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस अभी 4,000 रुपये है, बहुत सारे स्टूडेंट वो 4,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये वाली पॉलिसी कल के दिन पर 2021 से जब तक लागू होगी, वो 4,000 फीस अगर 8,000 हो जाती है, 12,000 हो जाती है, तो कितने बच्चे उसको अफोर्ड कर पाएंगे? और वो सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाएंगे। तो जो शिक्षा है वो जब तक सरकारी नहीं होगी, उसको जब तक सरकार अपने अंडर नहीं लेगी, तब तक हम उसके पूरे समग्र की बात नहीं कर सकते। वो बहुत सारे लोगों को जो उच्च शिक्षा में जाना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, अपने तमाम कोशिशों के बाद वो ख़त्म हो जाएगी। IIT की फ़ीस हमने 1 लाख रुपए कर दी, कितने गरीब लोग उस IIT की फ़ीस देने की स्थिति। बिल्कुल शिवानी, मैं आपकी बात को एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी इसमें, मेडिकल की फ़ीस हमने बहुत सारे इसी 5 साल के अंदर, आप ज़्यादा दूर मत जाइए, इसी 5 साल के अंदर हमने देखा कि मेडिकल की फ़ीस, यहाँ हमारे सामने बेस हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ हमने 4 लाख रुपए कर दिया है उस फीस को, जो 15,000 हुआ करती थी किसी दिन में कि पहाड़ के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे और यहीं वो अपना काम करेंगे, वो 4 लाख हो गई है फीस। तो कौन 4 लाख दे करके कितने लोग पढ़ पाएंगे उसको? आपने वो एक स्पेशल एक तबके के लिए आपने वो रिजर्व कर दी है वो जो पढ़ाई है। और भविष्य में अगर ये पॉलिसी अपने काम पर जो जितनी भी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं, अगर वो आगे भी कंटिन्यू होता है, तो वो बहुत सारे बच्चे और भी बच्चे उस पूरे सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल कि शिक्षा का सरकारीकरण होना चाहिए। मैं ये बात अभी कुछ देर पहले भी उठी थी कि प्राइवेट जो स्कूल हैं उनकी मनमानी शुल्क का क्या होगा।
किस तरह से शुल्क लिया जा रहा है, इस नीति में इन सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। और इसके बारे में डॉक्टर भट्ट जी विशेष रूप से और विस्तृत रूप से बताएंगे कि नई जो शिक्षा नीति है किस तरह से इनमें शुल्कों का प्राविधान किया गया है, और जो ये नीति जो है लपोलवाप किस तरह की नीति है, और किस तरह से इसके भविष्य को पक्ष और विपक्ष दोनों के रूप में देखा जाना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, जो नई शिक्षा नीति जो ये बनाई गई है, एक जो पूर्व में जो चल रही शिक्षा नीति थी 10+2 को जिसे हम कहते थे, इसमें पूरा वैश्विक परिदृश्य बहुत तेज़ी से बदल रहा है। काम करने के तरीके, काम करने की जो मशीनें, जो वर्कर थे, आवर्स थे, सबका पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से वैश्विक रूप में बदल रहा है। हम देखते हैं कि हमारे युवा देखते हैं, छात्र देखते हैं, अध्यापक देखते हैं, समाज सेवक देखते हैं कि हम अपने विश्वविद्यालयों को देखते हैं भारत के कि इनकी रैंकिंग कहाँ पर है, और हम देखते हैं कि 100, 200, 500 की रैंकिंग में हमारे भारत के जो है कोई विश्वविद्यालय ही नहीं आ रहे हैं। टॉप 100 में कोई एक आध यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। इसके पीछे मूल कारण क्या है? इसके पीछे जो मूल कारण था कि बुनियादी रूप से जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो शिक्षा व्यवस्था वो कार्य नहीं कर पा रही थी, जिससे हम ऊपर वाली जो उच्च शिक्षा है, शोध है, रिसर्च है, तार्किकता है, वो विकसित हो पाए। इसलिए क्या किया गया है कि जो नई शिक्षा नीति जो लाई गई है, इसकी सबसे पहली जो बात ये है, हम अपने खेतों के लिए जब काम करते हैं तो सबसे उम्दा क्वालिटी का हम क्या करते हैं, बीज ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें सबसे अच्छा हाइब्रिड दीजिए जिसकी सबसे अच्छी पैदावार हो। इस शिक्षा नीति में क्या किया गया है, आज से पहले अब तक की जो शिक्षा नीति है उसमें 6 तक के बच्चे की कोई वैल्यू नहीं थी, सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, क्योंकि बच्चा 6 साल तक, 5 साल तक आंगनबाड़ी में है, बाल विकास के एक संस्था में जा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं था। ये पहली बार महसूस किया गया क्योंकि 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे का 85% जो मानसिक रूप से जो विकास होता है, सरकार ने उसको बड़ी गंभीरता से लिया, या आप हम सब लोगों के विचारों को उन्होंने गंभीरता से लिया कि 6 साल तक की आयु सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसके अंदर जो रचनात्मकता, उसके अंदर जो इनोवेशन करना, उस करके सीखना, खेल के सीखना, इसलिए सरकार ने क्या किया, सीधे 0 से लेकर के 3 वर्ष तक के छात्र जो कल तक आंगनवाड़ी जाते थे, स्कूल नहीं जाते थे, घर में रहते थे, उनको भी अब क्या कर लिया है, एजुकेशन के कैरिकुलम में ले लिया है। यानी कि अब 0 से और 3 साल तक के बच्चे के ऊपर सरकार की ऑब्जर्वेशन है कि बच्चा आंगनवाड़ी जा रहा है, क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ कौन है, उसके ट्यूटर्स कौन है, उसको क्या पढ़ाया जा रहा है, उसकी हेल्थ रिलेटेड इशू। तो एक कक्षा 12 का छात्र अगर इनरोल है, एक कक्षा 5 का इनरोल है, तो एक 2 साल का बच्चा भी अब शैक्षणिक व्यवस्था में क्या हो गया है, वो इनरोल हो गया है। हमने वहीं से 2-3 साल से, अब उसको कोई हमें ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाना, लेकिन खेल के माध्यम से उसके अंदर रचनात्मकता, उसके अंदर नृत्य कर सकता है, गाना गा सकता है, और अपने आप को किस तरीके से वो क्या कर सकता है, तैयार कर सकता है कि वो जो शिक्षा का जो एक प्लेटफॉर्म है उसमें क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं समझता हूँ, बल्कि इसके लिए तो व्यापक रूप से ये जो पॉलिसी दस्तावेज है ये जन तक जाना चाहिए, ताकि हम उसको पढ़ करके समझें, और हम भी ये हमारा भी नैतिक कर्तव्य है कि इसको पढ़ करके हम क्या करें, उस पर चर्चाएँ करें। उसके एक विषय को हम क्या लेते हैं, अगर हम क्या करते हैं कि शिक्षक के बारे में क्या लिखा गया है, शिक्षक के बारे में लिखा गया है कि शिक्षक का नैतिकता के विकास में, व्यक्तित्व के विकास में बहुत महत्वपूर्ण क्या होता है, रोल रहता है। और ये भारत में क्या था, पहले ही शिक्षकों का समाज में बड़ा महत्वपूर्ण क्या था, उनका योगदान रहता था। इस नई शैक्षणिक पद्धति के नीति के माध्यम से शिक्षकों को पुनः उनका व्यक्तित्व इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि उनको सामाजिक और नैतिक रूप से किस तरीके से क्या करना है, इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या करना है, काम करना है। और भी बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मेरी एक ही सबसे ये प्रार्थना रहेगी कि उस दस्तावेज की हम व्यवस्था करें, उस दस्तावेज को पढ़ें। और एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं ये बताऊंगा, किसी भी समाज में जब हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, नियोजन करना चाहते हैं, तो पहले नीति बनाई जाती है। नीति कोई एक्ट नहीं है, नीति कोई कानून नहीं है, बल्कि नीति एक ऐसा कार्यक्रम है जिस पर हमें आगे चल करके अपने पूरे 2030 और 2040 तक अपने उद्देश्यों को क्या करना है, पूरा करना है।
तो नीति में समय समय पर आने पर क्या होता है, नई चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, उसमें नए हम क्या कर सकते हैं, इनोवेशन के माध्यम से नई चीज़ों को ला सकते हैं। तो इसलिए अगर जनमानस में कोई इस तरीके की संशय है कि ये तो ऐसा आ गया इसमें, तो ऐसा नहीं घबराना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए। कहीं पे और भी बेहतर हम करने अगर हमें लगता है कि कुछ और हो सकता है तो समय समय पर उन नई चीज़ों को भी उसमें क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही। जैसा कि आपने कहा है कि समय के साथ बदलाव भी ज़रूरी हैं और इसी तरह से शिक्षा नीति में भी समय समय पर बदलाव की आवश्यकता ज़रूरत पड़ेगी। टाइम बहुत कम है, मैं चाहूँगा कि एक एक मिनट में आप ये बताने की कोशिश करें जोशी जी, शिवानी जी और डॉक्टर साहब कि क्या शिक्षा जो हमारी जो नई नीति जो बनी हुई है, क्या आप इसमें कुछ बदलाव अभी भी चाहते हैं और किस ढंग का चाहते हैं? जैसे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है कि हमने बार बार कहा कि आज स्कूली लेवल पर भी हम लोग देख रहे हैं। अभी एक सवाल आ रहा था कि और बार बार ये बात की जा रही थी कि प्राइवेट स्कूल क्या अभी इस स्थिति में है कि वो मातृभाषा को मानेगा, या उसकी जो फ़ी की बारे में बात है कि फ़ीस पर क्या नियंत्रण होगा नहीं होगा। जैसा अभी आपने सवाल भी पूछा है उस पर हम बाद में जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको बात जोड़ना चाह रहा था। कुछ पॉजिटिविटी को हम लोगों को समझना होगा कि आज जैसे हम लोगों को मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स की भी बात की गई है, हम कोई सा भी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोग कह रहे हैं कि जो स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल है, जो बार बार घटती संख्या की हम लोग बात कर रहे हैं, और सरकारी स्कूल की तरफ हम लोग उनकी तरफ आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी इसमें संशोधन हुआ है, उसको हम लोग केवल बताना चाह रहे हैं कि उसमें एक आ गया कि इंफ्रास्ट्रक्चरली उनको बहुत ज़्यादा मजबूती दी जाएगी और प्रत्येक जो ब्लॉक स्तर तक के जो स्कूल होंगे उन तमाम सारे स्कूलों को मजबूत किया जाएगा। और हम लोग ये कह रहे हैं कि जैसे ये कंकरेंट लिस्ट में ये एजुकेशन को जोड़ा गया है, ये अभी केंद्रीय सूची में नहीं है, यूनियन लिस्ट में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बस संशोधन ये चाहते हैं कि ये यूनियन लिस्ट में भी आए और जो एजुकेशन की बात है। और दूसरी बात हम लोग ये कहना चाह रहे हैं बार बार कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरली जब स्कूल अच्छा होगा तो हम लोगों को क्या लगता है, एक छोटे से उदाहरण के तौर पर मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि अगर देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल के अंदर हम लोग जाते हैं तो 5 सितारा एक तरीके से हॉस्पिटल है, 5 स्टार होटल टाइप का वो लगता है। वहाँ जब हम लोग जाते हैं वही सिरिंज और वही हम लोगों को वो जो ग्लूकोज लगेगा वो किसी भी एक फौरी तौर पर किसी की थोड़ी सी चोट लगी होगी तो उस पर भी वही लगेगा, लेकिन वहाँ का बिल और एक सरकारी अस्पताल का बिल, उन दोनों में एक ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और हम लोग थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाते हैं कि मैक्स हॉस्पिटल में अगर इलाज हो रहा है तो बिल्कुल ठीक हो रहा होगा, ऐसा हम लोगों का एक परसेप्शन है। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं सरकारी स्कूल की, हम लोग बात कर रहे हैं सरकारी स्कूल में जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जब तक हम लोग उसको बिल्कुल उस मॉडल तक ले जाने की कोशिश करेंगे जिसकी तर्ज पर और जिसके कंपटीशन पर हम लोग प्राइवेट स्कूल्स को देखते हैं, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छे शिक्षक वहाँ मौजूद है। लोक सेवा आयोग से टेस्ट क्रैक करके वो लोग टीचर बनते हैं, उनका एक बहुत अच्छा मूल्यांकन होता है, पेपर देते हैं, इंटरव्यू होता है, असेसमेंट होता है, मेरिट लगती है, उसके बाद वो शिक्षक सरकारी शिक्षक बनता है। तो वो लोग जब इतनी मेहनत करने के बाद अपनी शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ अपनी नौकरी प्राप्त करते हैं, वो अपना जीवनोपार्जन प्राप्त करते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि अपने छात्रों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करें, मदद करें उन तमाम सारे छात्रों की। तो मुझे लगता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास तब होगा जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चरली हम लोग मजबूत बनेंगे। और ऐसा ही शिक्षा नीति में कहा गया है कि आंगनबाड़ी के तमाम सारे जो कार्यकर्त्री भी हैं उनको भी मजबूती दी जाएगी, उनको भी एडिशनल शिक्षा दी जाएगी, उनकी भी ट्रेनिंग प्रोसीजर बढ़ाई जाएगी। जो पुराने शिक्षक हैं उनको भी ट्रेनिंग प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये नई पॉलिसी है और नई पॉलिसी के लिए हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। जो तमाम सारी जो नई पॉजिटिविटीज़ हैं उनको हमको समझना पड़ेगा। साइंस का बिल्कुल आर्ट्स का भी सब्जेक्ट वक्त तो बहुत कम है। तो मैं यही कहना शिवानी जी, आप भी चीज़ों को जल्दी अपनी बातें ऐड रखें। करना चाहिए, समझना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ जोड़ना चाहिए। मेरा जो इसमें लास्ट कमेंट है वो यही है कि सरकार को, चूँकि ये समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा का, तो ये ज़्यादा बहस की और ज़्यादा बातचीत की मांग करता है। इसलिए केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के सुझाव लेने चाहिए और संसद में बहस की जानी चाहिए। बिना संसद की बहस के अगर कोई पॉलिसी बनती है तो वो वैधानिक नहीं होगी और उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और मैं चाहूँगी कि इसमें जो बजट का प्रावधान है उसको बढ़ाया जाए। जब तक उसको बढ़ाया नहीं जाएगा तब तक हम संसाधनों की और जो शिक्षकों की जो स्थिति है, चाहे वो गेस्ट फैकल्टी है, चाहे अतिथि शिक्षक है,
उनकी स्थितियां नहीं बदलेंगी। तो बजट को बढ़ाया जाए, रिसर्च वाले में सेक्शन में ज़्यादा काम किया जाना चाहिए, रिसर्च के बजट को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बिना रिसर्च के कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता और भारत की कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो बजट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और मैं चाहूँगी कि इसमें जितनी बातचीत और ज़्यादा हो सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक दस्तावेज आने वाले दिनों के लिए होने वाला है। तो ज़्यादा बहस से, ज़्यादा राज्य सरकारों के ज़्यादा सुझावों से इसको बेहतर किया जाना चाहिए, क्योंकि जब पॉलिसी बन जाएगी तो राज्य सरकारों को ही इसको अपने काम में लाना है और उन्हीं के थ्रू ये पॉलिसी जो है वो जमीन पर उतरेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब। धन्यवाद। मेरा इस संदर्भ में ये विचार है कि अभी ये दस्तावेज जो है लागू हुआ है, कोई भी बात, कोई भी नीति और कोई भी ज्ञान अंतिम अपने आप में नहीं है। हमें अभी क्या करना चाहिए कि नीति का दस्तावेज का हमें अध्ययन करना चाहिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके की से हो उसकी तरफ क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। और कोई भी ऐसा नहीं कि जो आज बन गई ये इसके समय समय पर क्या हो सकता है, प्रासंगिकताएं जैसी रहेंगी, जिस प्रकार की आवश्यकताएं रहेंगी उनमें फिर बदलाव की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन वर्तमान समय में जैसे हमारे पास यह है कि पूरे लोगों को ये जो दस्तावेज है, ये दस्तावेज अध्यापकों के पास, समाज के सब लोगों के पास इस दस्तावेज जाए, लोग इसको पढ़ें, इसका अध्ययन करें और इसके अध्ययन के अनुरूप क्या है सारे लोग इसमें अपना सहयोग दें। क्योंकि राज्य का कार्य क्या है, नीतियाँ बनाना और उनका क्रियान्वयन करना। लेकिन जब तक आम आदमी उसमें क्या करता है, अपनी भागीदारी इस पर नहीं निभाता है, तब तक कोई भी योजनाएं क्या हो सकती हैं, सफल नहीं हो सकती हैं। तो अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ती है, बदलाव की ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे अभी नहीं लगता है कि हम पहले आते ही बदलाव की बात कर दें, क्योंकि मैंने स्वयं में अपने आप इसका गहन एक तरफ से अध्ययन नहीं किया है। और जब इसका गहन अध्ययन होगा, जब इसको प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, देखेंगे तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ, जब ये लगता है कि हाँ यहाँ पर बदलाव करना है तो वो बदलाव किया जा सकता है। लोकतंत्र में ये किया जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। दरअसल हमारा जो देश है, हमारा जो ये भारत देश है, बिल्कुल विविधतापूर्ण देश है। इसमें कई जातियाँ, कई धर्म, कई संप्रदाय, कई भाषाएं, कई बोलियां हैं। ऐसे में हर व्यक्ति को संतुष्ट करना संभव तो नहीं है, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि सरकार संसाधन उपलब्ध करवाए और जो नई नीति है ये गाँव से चलकर शहरों तक पहुँचे। जो गाँव के प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ से उठकर हमारे केंद्रीय विद्यालय तक आए और शिक्षा की एक ऐसी ठोस नीति, जो इस समय एक प्रयास सरकार द्वारा किया गया है, एक अच्छी नीति लाने का एक प्रयास किया गया है। लगभग 34 सालों के बाद ये एक मसौदा आकर सामने आया है, जिसे अभी मंजूर होना है, जिस पर अभी कानूनी मोहर लगनी बाकी है। और इसी तरह की जो ये बहसें जो जगह जगह जो चल रही हैं, इनसे उभर कर जो चीज़ें आएँ तो ये काफ़ी हद तक संभव है कि संसद में इसकी बहस हो और बहस के बाद कुछ अमेंडमेंट इसमें आ जाएं। फिलहाल भारत के लिए यहीं तक, और मैं अपने साथी मोहन मोहंती के साथ गजेंद्र मैठाणी, पहाड़ भारत के लिए।